साथियों नमस्कार। साथियों, आज की हमारी ये कक्षा नेट जेआरएफ क्या है इस विषय पर आधारित है। तो आज की हम अपनी इस कक्षा में जानेंगे कि नेट क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है। तो इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका विषय है नेट जेआरएफ क्या है। तो हम पहले हेडिंग लिखते हैं नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा है वो किसके अंतर्गत होता है। यूजीसी। यूजीसी एक संस्था है, एक निकाय है जिसके अंतर्गत ये परीक्षा आयोजित की जाती है। यूजीसी क्या है? ये हायर एजुकेशन से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को संचालित करने का काम करती है। कौन? यूजीसी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार है क्या। आपको बहुत लोगों को पता भी होगा कि क्या है। तो ये जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एक पात्रता परीक्षा है। मतलब कि अगर आप इस नेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपको कहीं भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है तो उसके लिए आपको अगर आप नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप देखते होंगे कि चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो सरकारी कॉलेज हो। सरकारी कॉलेज में जो है एग्जाम कंडक्ट होता है, वहाँ पर रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। उन दोनों एग्जाम को देंगे तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में अगर उसको पास कर लेते हैं तो किसी भी डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर जो प्राइवेट कॉलेज है, अगर आपके पास की डिग्री है तो वहाँ भी आप अपने उस विषय में पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एक पात्रता है। इसका नाम ही क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। किस चीज के लिए पात्र करता है आपको? तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पात्र कर देता है। मतलब कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। क्लियर इतना? अब अगला प्रश्न उठता है कि परीक्षा कौन करवाता है? कौन करवाता है? तो कौन करवाता है? तो एक एजेंसी है जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक एजेंसी है जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, जो परीक्षा का पूरा संचालन करती है। तो इसी के द्वारा जो है यह परीक्षा जो है आयोजित की जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, कौन करवाता है? प्रश्न का जवाब मिल गया आपको। ठीक है, इसकी टाइमलाइन क्या है? मतलब कितनी बार परीक्षा होती है, आयोजित की जाती है? इसकी जो टाइमलाइन है वर्ष में 2 बार। कौन कौन से? एक जून में और एक दिसंबर में। इन 2 महीनों के नाम से होती है। हालांकि परीक्षा आगे पीछे होती रहती है, लेकिन होता है जून की परीक्षा और एक नाम होता है दिसंबर की परीक्षा। तो ये रहा आपका टाइमलाइन। मतलब वर्ष में 2 बार परीक्षाएं इसकी आयोजित की जाती है। इससे आपको एक सुनहरा मौका भी मिल जाता है कि अगर हम भी तैयारी कर रहे हैं तो हम 2 बार परीक्षा देते हैं तो हमारी कंटिन्यूसी जो है इस परीक्षा को लेकर बनी रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस परीक्षा में कुल कितनी योग्यताएं हैं? कुल कितनी पात्रता है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 3 तरीके की पात्रता है। एक है पीएचडी, जो कि अभी पिछले 2 परीक्षा से शामिल किया गया है। एक है नेट और एक है जेआरएफ। 3 प्रकार की आपको डिग्री जो है पात्रता प्रदान की जाती है। पीएचडी मतलब कि आप जो है किसी भी विश्वविद्यालय में वहाँ पर अभी तक क्या होता था कि वो अपनी परीक्षाएं करवाती थी,
फिर इंटरव्यू लेती थी, फिर उसके बाद पीएचडी के लिए आपको देखती थी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अब क्या है कि यूजीसी के थ्रू ही आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए हैं और आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये रहा कि आपको इसके माध्यम से पीएचडी करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ इससे हाई मार्क्स जिसका होता है उसको नेट के लिए पात्र किया जाता है। नेट का मतलब आपने देखा, नेट पात्र होने के बाद, नेट की परीक्षा पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे। और जेआरएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको फुल फॉर्म भी लीजिएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या होता है कि यूजीसी के द्वारा आपको कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसके लिए? पीएचडी करने के लिए। ध्यान दीजिए, आपको पैसा यहाँ तभी प्राप्त होगा जब आप पीएचडी करेंगे। अगर आप पीएचडी नहीं करते हैं तो आपको जेआरएफ का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुल इसमें 3 प्रकार की पात्रता होती है। पीएचडी के लिए आप एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं, नेट के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं और जेआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं। क्लियर था? तो 3 प्रकार की परीक्षाएं इसमें पात्रताएं हमको मिलती हैं। क्या है इसका जवाब मिला, कौन करवाता है इसका जवाब मिला, कुल कितनी पात्रता है इसका जवाब अब मिला। अब अगला हम देखते हैं इसकी योग्यता क्या है। योग्यता तो आपको इसके लिए जो है संबंधित विषय में अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस है तो 55% अंक के साथ एवं ओबीसी कौन? नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांग है तो 50% अंकों के साथ पीजी पास हो या पास होना पड़ेगा। मतलब होना पड़ेगा मतलब क्या है कि अगर कोई अपेयरिंग में है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यदि कोई अपेयरिंग में है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये तो आप पीजी पास कर चुके हो ये क्राइटेरिया के साथ, या आप जो है अभी अपेयरिंग में हो तो आपको इस अंकों के साथ पीजी पास करना पड़ेगा। यदि आप इस योग्यता को रखते हैं, ठीक है, या आप आने वाले भविष्य में अपेयरिंग में है तो इस योग्यता तक पहुंचने में समर्थ हो तो आप जो है इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर था? ये रही आपकी योग्यता। अगर आपके पास भी योग्यता है तो आप जो है इस परीक्षा के फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो ये जो पीएचडी है इसके लिए पीएचडी के लिए जो आयु सीमा है वो नो लिमिट है। नेट के लिए जो आयु सीमा है वो भी नो लिमिट, मतलब कोई एज बाउंडेशन नहीं है। और जो जेआरएफ है इसके लिए 30 वर्ष कौन कौन? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी को 5% छूट प्रदान की गई है, मतलब 35 वर्ष। किसके लिए? तो इसमें आएंगे ओबीसी, कौन ओबीसी? नॉन क्रीमी लेयर। और कौन आएगा? एससी एसटी। और कौन आएगा? पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांग। और ऑल वुमेन। ठीक है, तो ये क्या है, कौन करवाता है इस परीक्षा में, तो कितनी पात्रता है, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अगले पेज पर।
चलिए अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो आप जो है यूजीसी नेट की वेबसाइट से इसका सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परीक्षा के माध्यम की, इस परीक्षा को जो माध्यम होता है वो इंग्लिश और हिंदी, और साथ ही साथ अगर किसी का सब्जेक्टिव भाषाई विषय है तो उस भाषा में उसको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम सर्टिफिकेट वैधता की बात करें तो जो पीएचडी का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा, ठीक है, वो 1 साल के लिए वैध होगा, और जो आपको नेट का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वो लाइफ टाइम के लिए पात्र है, लाइफ टाइम चलेगा आपका। और जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैध होता है, 3 साल के लिए वैध। अब यहाँ पर क्या है वैध, मतलब कि आपको 3 साल के अंदर जो है आपको पीएचडी में एनरोल होना होगा, तभी जो है आप जो है इसका लाभ मिलेगा। अगर 3 साल से ऊपर चला गया तो आपको वो जेआरएफ का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रही वैधता। ठीक, अगर हम इसके फीस की बात करें, अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो फीस जनरल के लिए 1150 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांग के लिए 325 रुपये। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये फीस जो है अभी वर्तमान समय में इतना आपको पे करना होगा। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न, ठीक है, तो इसमें कुल 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और एक है सेकंड पेपर। ठीक, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो इसका कुल 100 मार्क्स होता है और इसका कुल 200 मार्क्स होता है। तो टोटल मार्क्स होते हैं वो हो जाते हैं, इसमें टोटल मार्क्स दोनों को मिला के हो जाएंगे 300। ठीक है, तो अलग अलग उसमें क्राइटेरिया निर्धारित होती है। पीएचडी के लिए कम मार्क्स, फिर उससे अधिक अगर आपका मार्क्स है तो नेट के लिए एलिजिबल, और सबसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स है तो आपको जेआरएफ के लिए एलिजिबल होता है। तो बाद में अलग अलग विषयों के अनुसार वो यूजीसी कट ऑफ निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये रहा परीक्षा पैटर्न। अब इसमें फर्स्ट पेपर में क्या होता है, सेकंड पेपर में क्या होता है, मतलब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि नेट की तैयारी कैसे करें, या जो फर्स्ट पेपर है आपका कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इनसे संबंधित सभी सवालों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।